चलो भाई चेक करो, सबको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। चलो डन। यस सर। चैप्टर जैसे डिसाइड हुआ, अटेम्प्ट्स कर लेते हैं, एक एक क्लास का ही चैप्टर है। फटाफट इसको खत्म करने के बाद फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म वाले पार्ट पे आ जाओ। चलो तो भाई लेट्स स्टार्ट विद द एटम्स पार्ट। भाई कुछ रिकॉल कराना है? थ्योरी वगैरह कुछ नहीं रिकॉल करा रहा, मेन कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट रिकॉल करा रहा हूँ बस। और मतलब फॉर्मूला फॉर्मूला मेन वाला पार्ट। जैसे सबसे पहले रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की बात करो। अब जे थॉमसन वाली बात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। मेरे को बताओ, सबसे पहले एक ग्राफ प्लॉट किया था हमने, ग्राफ बिटवीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड द एंगल ऑफ स्कैटरिंग। वो ग्राफ कैसा था? भैया याद है या भूल गए? नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड द एंगल ऑफ स्कैटरिंग, इन दोनों के बीच में ग्राफ कैसा बन रहा था? सर हाइपरबोलिक। भाई बिल्कुल, ये एक तरीके का एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा। रदरफोर्ड ने ये प्रूव कर दिया था स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से कि हमारे जो मोस्ट ऑफ दी पार्टिकल्स हैं वो सबके सब बहुत स्मॉल एंगल्स पे डेविएट कर रहे हैं। वेरस फिर बहुत ही कम पार्टिकल्स ऐसे हैं जो लार्ज एंगल्स पे डेविएट कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे पार्टिकल्स की वैल्यू 10⁸, 10⁷, मतलब अगर आप देखो मेजोरिटी ऑफ दी पार्टिकल्स हमारे बहुत ही स्मॉल एंगल्स पे डेविएट कर रहे हैं, हार्डली 10-20 डिग्रीज पे। और फिर कुछ ही पार्टिकल्स ऐसे हैं जो हमारे ग्रेटर एंगल्स पे डेविएट कर रहे हैं, और रेयरली कोई पार्टिकल ऐसा है जो ग्रेटर देन 120 या ग्रेटर देन 90 डिग्री पे डेविएट कर रहा है। भैया ये ग्राफ क्लियर था? यस सर। डन। यस। फिर रदरफोर्ड ने इसी चीज को और एक्सप्लेन किया। रदरफोर्ड ने बेसिकली न्यूक्लियर साइज समझाया हमें कि यार जो न्यूक्लियर का साइज होगा, मतलब न्यूक्लियस का साइज होगा, वो हम कैसे कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। सबसे पहले उसने बताया मेथड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इस पे न्यूमेरिकल आता है तो इसलिए इसको ध्यान देना, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या कॉन्सेप्ट था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का? भैया आपको कुछ भी याद नहीं? सर मिनिमम डिस्टेंस होता है सर न्यूक्लियस से जहाँ तुम्हारा जो अल्फा बिल्कुल। पार्टिकल जो एनर्जेटिक है अगर हम किसी भी पार्टिकल को फायर कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल या फिर प्रोटॉन, भैया इसको फायर कर रहे हैं मतलब इसको काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं। ये अल्फा पार्टिकल किसी एक डिस्टेंस तक ही पहुंच पाएगा, उसके आगे नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन फोर्स की वजह से पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो चुकी है? पोटेंशियल पोटेंशियल। एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये डिस्टेंस हमारा कहलाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब कितनी पास ये न्यूक्लियस के पहुंच पाया। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मैंने आपको उस टाइम भी बोला था, फॉर्मूला याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये मेथड याद रखना है कि हमारी काइनेटिक एनर्जी पूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में। अगर काइनेटिक एनर्जी पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी तो हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है 12mv², और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2/R। वेरी गुड, K Q1 Q2/R। आज मैं कैमरा ऑन करना ही भूल गया था, वेरी गुड। तो इससे आप आर नॉट की वैल्यू निकाल लो। चेक करो यहाँ तक के मेथड में भी कोई डाउट? नो सर। डन। फिर दूसरा पैरामीटर क्या था न्यूक्लियर साइज फाइंड करने का? दूसरा था हमारे पास इम्पैक्ट पैरामीटर, जिसमें मैंने कहा था आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि इम्पैक्ट पैरामीटर होता क्या है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर मतलब ये हमारा न्यूक्लियस है, तो उसकी सेंटर ये कोई एक्सियल लाइन होगी। हम इस एक्सियल लाइन के कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे पार्टिकल को फायर कर रहे हैं, ये हमारा कहलाता है इम्पैक्ट पैरामीटर। तो अगर इम्पैक्ट पैरामीटर ज्यादा होगा तो मेरा एंगल ऑफ स्कैटरिंग कम होगा या ज्यादा होगा? सर कम। वेरी गुड। और जितना कम हमारा ये इम्पैक्ट पैरामीटर होगा उतना ही लार्ज हमारा ये एंगल ऑफ डेविएशन या एंगल ऑफ स्कैटरिंग होगा। वेरस अगर मैं इम्पैक्ट पैरामीटर 0 कर दूं तो हमारे इस एंगल ऑफ स्कैटरिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180। 180 डिग्री, बिकॉज उस केस में हमारा पार्टिकल बिल्कुल हेड ऑन कोलिशन कर रहा होगा। चलो यहां तक नोट डाउन कर लो। डन सर। डन। फिर रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट मॉडल में हमारे कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स आए। ड्रॉबैक्स क्या है कि भैया उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन हमारा बार बार एक स्पाइरल राउंड में आके न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाना चाहिए था,
ऐसा नहीं हो रहा, और हमारे पास एक कंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम नहीं आना चाहिए, उसके हिसाब से कंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम आ रहा था। तो इसको फिर भैया रेक्टिफाई, इसके ड्रॉबैक्स को रेक्टिफाई किया बोर्स मॉडल ने। तो आप एक एक करके बोर्स मॉडल के पॉइंट्स मेरे को बताओ, क्या क्या पॉइंट्स हमने डिस्कस करे थे बोर्स मॉडल के। एक सर वो भी सर वो कि जेड स्पेसिफिक स्क्वायर ऑर्बिट होना में चाहिए रिवॉल्व करेगा इलेक्ट्रॉन, जिनमें उसकी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल हो गया h/2 के। भाई वेरी गुड। बोर्स मॉडल ने क्या करा, उसने बेसिकली डी ब्रॉगली और हमारे रदरफोर्ड दोनों मॉडल की हेल्प ली, डी ब्रॉगली वेवलेंथ की भी उसने हेल्प ली। बोर्स मॉडल ने क्या कहा कि हमारा इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकता, हमारा इलेक्ट्रॉन सिर्फ कोई भी एक परमिसिबल ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा, और वो परमिसिबल ऑर्बिट इसका क्या कहलाएगा, वो परमिसिबल ऑर्बिट इसका स्टेशनरी एनर्जी ऑर्बिट या इसका होम स्टेट कहलाएगा, बेसिकली स्टेशनरी एनर्जी स्टेट। और ये इलेक्ट्रॉन का परमिसिबल ऑर्बिट कैसे फाइंड किया जाएगा, तो भैया उसने कहा कि जो भी इस इलेक्ट्रॉन का साइज ऑर्बिट का साइज होगा, सरकमफ्रेंस, ये हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, और ये लैम्डा क्या है यहाँ पे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। भैया चेक करो चीजें याद आ रही हैं या नहीं। यस सर। बढ़िया। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब हमें पता है कि भैया लैम्डा की वैल्यू h बाई पी होती है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एन एच बाय पी, और p का फॉर्मूला क्या होता है, mv। तो इससे हमने रेडियस का फॉर्मूला निकाल लिया था एन एच बाय 2 पाई mv। अब हमारे पास ये रेडियस आ गया जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। तो इसी से हमारे पास जो फेमस कंडीशन है, बोर्स एंगुलर मोमेंटम कंडीशन, वो आ गई थी, mv को r की साइड पहुंचा दो। तो mv को अगर आप r की साइड पहुंचा दोगे, तो हमारा सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा, एन एच बाई 2 पाई के बराबर होगा, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई के बराबर होगा। फिर उसने एक और चीज क्या कही, ये तो हो गए पहले दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, कि इसी ऑर्बिट में घूम सकता है और इसी इतना एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या बोली उसने, कि यार अगर सपोज ये मैं ऑर्बिट्स ड्रॉ कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट ऑर्बिट में है, ये उसका सपोज ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट मतलब ये उसका परमिसिबल ऑर्बिट है। तो इस केस में भले ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, लेकिन फिर भी वो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट आउट नहीं करेगा। रिपीट, जब तक इलेक्ट्रॉन अपने परमिसेबल ऑर्बिट में है, वो उसका ग्राउंड स्टेट क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये अभी कोई एनर्जी रेडिएट आउट नहीं करेगा। लेकिन इसको हमने ऊपर पहुंचाया और फिर वापस नीचे पहुंचाया, तो जब हमने इसको ऊपर पहुंचाया तो हमने इसको एनर्जी दी है या इससे एनर्जी ली है, मतलब इसने एनर्जी एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब। करी है या रेडिएट करी है। एब्जॉर्ब। वेरी गुड। तो भैया इसने कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, तो जब ये वापस नीचे आएगा तो ये क्या करेगा, ये कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज रेडिएट। करेगा। फिर बॉर्स ने लास्ट स्टेटमेंट क्या कही, कि भैया हर एक ऑर्बिट से रिलेटेड एक एनर्जी होती है, इसको हम अभी हम प्रूफ भी कर देंगे, हर एक ऑर्बिट से रिलेटेड एक एनर्जी होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले से नीचे वाले ऑर्बिट में आया, तो उसने कुछ ना कुछ मतलब वेव्स एमिट आउट करी है, तो भैया उस वेव्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो उसने बोला कि जो वो एनर्जी एमिट आउट करेगा, रेडिएशन करेगा, एच न्यू, ये किसके बराबर होगा, E2 माइनस E1 के बराबर, मतलब इन दोनों ऑर्बिट्स के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर हमारे पास एनर्जी रेडिएटेड आएगी। जहां पे पता है ना ये न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, यस सर। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। चलो चेक कर लो, ये सारी चीजें भी क्लियर हैं। यस सर। डन। अब हम क्या करेंगे, अब हम सीधे सीधे भैया फॉर्मूले लिखवा रहा हूं जो हमें इन सब बॉर्ड्स ने डिराइव करके दिए। सबसे पहला फॉर्मूला याद रखना, काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने डिराइव करा तो वो आया के जेड ई स्क्वेयर बाय 2r। मतलब हमारा जो बेसिकली आपको याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर हमने निकाली पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आई माइनस के जेड ई स्क्वेयर बाय आर। तो अब इधर हमें दिख रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी और
रेडियस में कैसा रिलेशन चल Direct. रहा है, डायरेक्ट रिलेशन चल रहा है क्योंकि ये नेगेटिव है। फिर हमने लास्ट में निकाली टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी आई माइनस के जेड ई स्क्वेयर बाय 2r। तो इससे हमें क्या क्या रिलेशन पता चला था कि टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कि टोटल एनर्जी नेगेटिव में आने का सेंस क्या है, क्या नेगेटिव ये डिनोट करता है? सर कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से बाउंडेड है। वेरी गुड, ये इसकी बाइंडिंग एनर्जी इंडिकेट करता है कि न्यूक्लियस ने कितने एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा हुआ है। अगर इतनी ही एनर्जी हम पॉजिटिव में सप्लाई कर दें तो हमारा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और वो इंफिनिटी को पहुंच जाएगा। और इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? मैक्सिमम होती है 0। याद रखना, व्हाट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी या मैक्सिमम टोटल एनर्जी? तो याद रखना वो 0 होती है और वो इंफिनिटी पे होती है। यहां तक भी चेक करो। डन सर। यस सर। डन। नेक्स्ट चीज, इंपॉर्टेंट चीज, फिर बोर्स ने ये सारी चीजें कैलकुलेट करी अब हाइड्रोजन एटम के लिए। बोर्स ने ये सारी चीजें भैया कैलकुलेट करके दी हमें हाइड्रोजन एटम के लिए कि रेडियस, एनर्जी, ये सब चीजें किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंक्लूजन उसने बोला कि जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? चेक करके बताओ, याद हो तो। मतलब z और n के बीच में कैसे रिलेशन आ रहा है? V is equal to 2.18 into so inversely proportional to n. वेरी गुड भाई, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। और अगर आप तुम सही से फॉर्मूला देखो तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाय n आता है। तो Yes. याद रखना कि हमारा मतलब जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करते जाएंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। और अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूं ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूं हाइड्रोजन एटम की, तो मेरे को बताओ z की वैल्यू कितनी हो गई और हमारे पास n की वैल्यू कितनी हो गई? सर दोनों की 1। तो One. हमारी जो वेलोसिटी आई थी वो कितनी आई थी फर्स्ट ऑर्बिट में? So 2.18 into 10 is plus. गलत। सर सी वेलोसिटी, बाय हाँ वेरी गुड, सी c बाय बाय 137 into n। 137 टाइम्स आई थी। तो भैया याद रखना ये वैल्यू कि हमारे साथ इधर प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, मतलब इधर कुछ ना कुछ कांस्टेंट है। इधर कांस्टेंट को सपोज k लिख रहा हूं, तो इधर ये कांस्टेंट क्या है? c बाय 137 है। तो ये मैंने आपको हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बताया है। अगर सपोज आपसे क्वेश्चन पूछे हीलियम एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, तो उसके लिए आप क्या बताओगे? बस उस केस में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे z की वैल्यू कितनी लिख दोगे हीलियम 2 एटम के लिए? 2 2। और n की वैल्यू मैंने फर्स्ट ऑर्बिट बोला तो n की 1। वैल्यू कितनी रख दोगे? 1। तो उस केस में ये कितनी हो जाएगी? 2c बाय 137 टाइम्स हो जाएगी। चेक करो ये चीज क्लियर हुई या नहीं? यस सर। चलो इसको नोट डाउन करो। डन सर। ओके डन सर। भाई, वेरी गुड। यहाँ पे याद रखना ये कांस्टेंट क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी साइन है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आना चाहिए था, इसलिए मैंने ये कांस्टेंट लिखा था। एक मिनट दो बस में पानी। चलो डन, लेट्स कंटिन्यू। फिर नेक्स्ट चीज उसने क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दिया कि यार अगर आप इस वेलोसिटी का जो भी ये फॉर्मूला आया, इस वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर आप इस यहाँ रेडियस के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको फाइनल एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिलेगा। क्या फाइनल इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिलेगा? भैया याद रखना कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाय n स्क्वायर, कि हमारा जो रेडियस है वो z बाय n स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे हम n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे हमारे रेडियस की वैल्यू पे भी क्या फर्क पड़ता जाएगा? रेडियस की वैल्यू भी कम होती जाएगी। मेरे को एक बार बताओ, क्या ये मैंने रिलेशन सही लिखा है? आपको याद है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस? 0.529 n square. वो तो वैल्यू हो गई जो मैंने आपको हाइड्रोजन के लिए बोला था। वैसे फॉर्मूले में याद है, फॉर्मूले में ये z स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है या सिर्फ z के? सर जेड। वेरी गुड, याद रखना z के ही होता है, मैं कंफ्यूज था।
करूँ लास्ट चीज डिस्कस अब? यस सर। डन। लास्ट चीज उसने क्या बोली, टोटल एनर्जी। उसने बोला रेडियस तो ठीक है, अब लेकिन टोटल एनर्जी ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ याद रखना टोटल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है। तो उसने कहा भैया टोटल एनर्जी हमारे z स्क्वायर बाय n स्क्वायर पे डिपेंड करती है, z स्क्वायर बाय n स्क्वायर पे। तो अगर हमें अलग अलग एटम गिवन होगा तो उसका एलिमेंट गिवन होगा, उसका हम एटॉमिक नंबर की वैल्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो हमें हमेशा उसकी टोटल एनर्जी मिल जाएगी। इधर प्रोपोर्शनैलिटी साइन है तो उसको रिमूव कर देंगे तो वो कांस्टेंट आ जाएगा, और वो कांस्टेंट क्या था, आर, रेडबर्ग कांस्टेंट। उसकी वैल्यू हमें याद नहीं रखनी। बस यहां तक कंप्लीट कर लो, मेनली न्यूमेरिकल हमारा इसी पे बेस्ड है। डन सर। डन। तो भैया आप समझो, टोटल एनर्जी मतलब हो गया एच न्यू, फ्रीक्वेंसी। ये हमने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर के। इस न्यू की जगह ये फ्रीक्वेंसी है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एच सी बाय लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। यस सर। 1/λ क्या होता है? सर वेव नंबर। नंबर। तो भैया हमें पता चल गया वेव नंबर, जो हमें हमेशा वेव नंबर ही निकालना होता है। वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1/λ, और ये किसके प्रोपोर्शनल आएगा, ये हमारा एच सी नीचे चले जाएगा तो भी ये कांस्टेंट ही है, तो ये प्रोपोर्शनल सिर्फ जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आएगा। तो इसी के बेसिस पे अगर आपको याद हो हमें एक फॉर्मूला मिल गया था कि एंगुलर वेव नंबर विच इज इक्वल्स टू 1/λ इज इक्वल्स टू आर जेड ई स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या आ गया था 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 और n2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बॉर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन के हिसाब से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो वेव अमिट आउट करेगा, तो हम उस वेव की वेवलेंथ और उसकी वेव नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे n1 और n2 वो ऑर्बिट्स होने चाहिए जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करके आ रहा है। डन सर। डन। चलो, तो इसके बेसिस पे हमारे पास सीरीज आ गई थी। बस 2 मिनट का रिवीजन और रह गया। हमारे पास सीरीज आ गई थी। सबसे पहली सीरीज कौन सी थी? सर लेमन सीरीज। लाइमन। बस लेमन सीरीज। लेमन सीरीज के लिए बस n1 n2 इन सबकी वैल्यू बता दो। n1 की वैल्यू कितनी? 1, 1। और n2 की वैल्यू 1 जितनी मर्जी, 2, 1 से अब 2 3 जो भी है। और ये कौन से रीजन में लाई करती है? अल्ट्रा वायलेट रीजन। अल्ट्रावायलेट। सिमिलरली सेकंड था हमारे पास बेलमर सीरीज। बेलमर सीरीज के लिए भैया n1 की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी? 2, और n2 की वैल्यू 3 4 कुछ भी हो सकती है। और ये कौन सी रीजन में लाई करती है इसकी वेव्स? विजिबल रीजन। विजिबल रीजन। बिल्कुल सही। और इसके बाद जितने भी रीजन्स आएंगे जैसे पैशन सीरीज, वो सारे रीजन कौन से उसमें लाई करेंगे? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड। तो n1 की वैल्यू इधर हो जाएगी हमारे पास 3, और n2 की वैल्यू 4 5 कुछ भी, और अब सबकी सब इंफ्रारेड में आएंगे। बाकी सीरीज आपको पता ही है, पीफन एंड ब्रैकेट सीरीज है, वो मैं सब नहीं लिख रहा। सर जो रेडियस का फॉर्मूला है वो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करने से इंक्रीज नहीं होगा, तो यहाँ n ऊपर नहीं आना चाहिए सर, जो सेकंड नंबर वाला है। अच्छा, सेकंड नंबर वाला रेडियस इज, सर क्योंकि n इंक्रीज होगा तो फिर r भी तो इंक्रीज होगा, रेडियस। ठीक है, तो मैंने गलत लिखा होगा, इट शुड बी n स्क्वायर बाय z। बाकी 1 मिनट दो, मैं कंफर्म ही कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को अभी भी डाउट लग रहा है। n स्क्वायर तो ठीक है, z अगर मैं इसको वैसे कंपेयर करूं तो हाँ ठीक है, डन भाई, थैंक यू सो मच। सही है आपका रिलेशन। n इज r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z। मेरी गलती। डन सर। डन सर। डन। अब इसमें लास्ट चीज मैंने आपको क्या बताई थी कि यार आप है ना हर एक ऑर्बिट की जो एनर्जी आएगी हाइड्रोजन एटम के लिए, कम से कम 4 ऑर्बिट्स के लिए आपको वो एनर्जी याद रखनी है। हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी आएगी क्या? -13.6 जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर। हम सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन एटम के लिए हमने जेड की वैल्यू कितनी ले ली? 1। 1। अब हम अलग अलग ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू रखेंगे और ये एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैंने आपको ऑलरेडी ये एनर्जी बता भी चुका था
फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी एनर्जी है, टोटल एनर्जी? माइनस 13.6। तो मतलब इधर हमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, इसलिए इनर वाले इलेक्ट्रॉन जल्दी से फ्री नहीं होते। सेकंड में बताओ, सेकंड में कितनी एनर्जी थी? -3.4। वेरी गुड, -3.4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। कैसे कैलकुलेट किया? जब मैं n की E2 वैल्यू बिल्कुल n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, कि भैया मैं n की वैल्यू 2 का स्क्वायर सब्स्टिट्यूट इस तरीके से कर दूंगा। फिर n3 के लिए हमारे पास एनर्जी कितनी आई थी? -1.51, 1.51। और लास्ट वाले के लिए 0.85। 8 माइनस। यस सर। बस आपको मैक्सिमम 4 ऑर्बिट्स के लिए ये याद रखना है। डन सर। हाइड्रोजन के केस में है ना? ये सिर्फ हाइड्रोजन के केस में है, अगर कोई और पूछा जाएगा तो वहां पे आप इस Z की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे। ओके सर। जैसे ये क्वेश्चन ट्राई ही कर लो, सीधा सीधा क्या है, क्वेश्चन आया हुआ भी है ये, अब ये क्वेश्चन बता भी देता हूँ, यहाँ तक पूरा नोट डाउन कर लो, फिर इसको ट्राई करते हैं। डन सर। डन, तो कर दिया रिपोर्ट सर। कर लिया ना? चलो तो एक मिनट मैं आपको क्वेश्चन ही देता हूँ जो क्वेश्चन आया हुआ है। चेक। एक मिनट भाई, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। हाँ भाई लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास ये सब चीजें गिवन है, यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बोला है कि भैया हमें हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट में एनर्जी पता है, हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी होती है? ग्राउंड स्टेट, -13.6। वेरी गुड, ये क्वेश्चन ने बोला हुआ भी है। ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल्स टू -13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। वो किस में पूछ रहा है आपसे? वो पूछ रहा है फाइंड द एनर्जी इन हीलियम सिंगल आयनाइज्ड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर बताओ कितनी एनर्जी होगी। ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस गिवन है -13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, ऑप्शन बी -27.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, ऑप्शन सी -54.4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, एंड ऑप्शन डी -6.8 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। चलो कैलकुलेट करो। सर फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन नहीं आ रहा, सॉरी भाई, वेरी गुड। तो कैसे कैलकुलेट किया? बस वही तरीका था ना, एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो -13.6 और हमें डिवाइडेड बाय Z²/n² करना था। तो अगर वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कह रहा है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब इधर n की वैल्यू कितनी लोगे आप? 2। 1। वेरी गुड, n की वैल्यू 2 लेंगे। 2। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट बोलता तो n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, हीलियम के लिए Z की वैल्यू कितनी? 2। तो ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर कैंसिल ही हो गया, तो अल्टीमेटली हमारे पास ऑप्शन कितना आया? सेम ही आया, फर्स्ट। दैट इज -13.6। डन सर। बढ़िया। भैया कंप्लीट करो, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डन सर। डन, चलो तो फिर कंप्लीट आए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डन भैया, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना, ये आप हो जाएगा आराम से, कोई डिफिकल्ट नहीं है। भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक हाइड्रोजन है, उसका इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। हमें बोला हाइड्रोजन एटम, और जो ये एक इलेक्ट्रॉन है वो हमारा nth ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहा है, मतलब हमें ऑर्बिट की वैल्यू अब नहीं गिवन है। और इसको हमने आयनाइज कर दिया, हमने आयनाइज किया जब इस पे हमने कोई लाइट रे फॉल डाउन कराई, कितनी वेवलेंथ की? 90 नैनोमीटर की वेवलेंथ हमने ली टू आयनाइज दी हाइड्रोजन एटम।
जब हमने हाइड्रोजन एटम को आयनाइज किया तो जो उससे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी गिवन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। याद रखो ये किसका हो गया, ये एटम्स और ड्यूअल नेचर का कंबाइंड क्वेश्चन हो गया, ड्यूअल नेचर लास्ट क्लास में खत्म किया है। इसकी वैल्यू 10.4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट गिवन है। इस बेसिस पे आपको एन की वैल्यू बताएं। चेक करो पहले क्वेश्चन समझ में आया या क्वेश्चन रिपीट करो। सर एक बार रिपीट कर दो। एक बार रिपीट करना। सपोज अज्यूम कर लो ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, इसके अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन था, ये हाइड्रोजन एटम ले लिया मैंने, इसके अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का नाम हमें नहीं पता, ये nth ऑर्बिट है। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना चाहता हूं, जैसे हमने ड्यूअल नेचर में पढ़ा है वर्क फंक्शन, तो हमें इसको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, और जो हम एनर्जी देंगे इंसिडेंट फोटोन की, वो किस किस चीज में यूटिलाइज होगी? सर वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी। kinetic energy। बस, तो यही चीज तो वो यहाँ पे भी कह रहा है। वो कह रहा है कि भैया हमने कोई एक लाइट रे इस इलेक्ट्रॉन पे फॉल डाउन कराई, उस लाइट रे की वेवलेंथ कितनी है, 90 नैनोमीटर। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, और बाहर निकलने के बाद ये मूव करने लगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है जब ये बाहर निकल के मूव करने लगा? काइनेटिक एनर्जी गिवन है 10.4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन गिवन है, इसके बेसिस पे हमें क्या बताना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, कि ये इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में घूम रहा था। अब क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। डन। क्वेश्चन में आपके हिंट के लिए एक वैल्यू दे रखी है सपोर्ट के लिए, बस जो हमें पता ही है 1240 होती है, लेकिन इसने कहा 1242 ले लो। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर राउंड ऑफ करके आंसर आए तो आप राउंड ऑफ करके ले लेना, आपकी चॉइस है, 1240 ले लो या 1242 ले लो, जिससे वैल्यू जल्दी कैलकुलेट हो जाए आप वो ले लो। सर 2। 2 आ रही है? नहीं मेरे ख्याल से 2 तो नहीं आनी चाहिए, बाकी आई चेक। बिल्कुल सही, आंसर 2 है। वेरी गुड। तो भाई आपने इसको कैसे निकाला? सबसे पहले आप एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन निकाल लो। एनर्जी एच ऑफ इंसिडेंट फोटोन का फॉर्मूला, सर एच सी बाय लैम्डा करके निकाल लेंगे ना, फिर वेरी आ गुड, जाएगी। एच सी बाय लिमिट लैम्डा करके निकाल लेंगे। तो 1242 डिवाइडेड बाय 90, मैं तो सजेस्ट यही कर रहा हूँ जो भी आए राउंड ऑफ बता दो, कितना आ रहा है ये राउंड ऑफ करके? सर 13.8 आ रहा है, मैंने पहले 13.8। 40 करके करा है पर। हाँ ठीक है, राउंड ऑफ में चलने दो कोई बात नहीं। 40 करके करा तो 13.8 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट आ गया। यस अब सर। काइनेटिक एनर्जी भी पता है और इंसिडेंट एनर्जी भी पता है, तो आप क्या कर लो, साहित्य आपका आंसर भी सही, वर्क फंक्शन निकाल लो। तो वर्क फंक्शन आ जाएगा हमारे पास 13.8 माइनस 13 और ये 10.4, तो ये कितना आया हमारे पास? 3.4। 3.4। 3.4। अब वर्क फंक्शन आ गया, तो ये वर्क फंक्शन बेसिकली इधर आयनाइजेशन एनर्जी का काम कर रहा है। तो अगर ये आयनाइजेशन एनर्जी का काम कर रहा है, तो भैया फॉर्मूला क्या है आयनाइजेशन एनर्जी का? 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3.4, वर्क फंक्शन के बराबर। हाइड्रोजन एटम बोला हुआ है, तो भैया z की वैल्यू हमें बहुत क्लियर कट है कि z की वैल्यू हमें 1 लेनी है। z की वैल्यू 1 लो, सॉल्व करो और कैलकुलेट कर लो n की वैल्यू। तो भैया डन सर। यहाँ लिख रहा हूँ आंसर, n की वैल्यू आएगी, n स्क्वायर की वैल्यू 4, तो मतलब n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2।
डन सर। Done. कंप्लीट। चलो बढ़िया, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पता नहीं, मेरे को लग रहा है कि शायद से हमने किया है क्लास में, बाकी एक बार देख लेना फिर भी। हमें ऑर्बिट्स गिवन है, ऑर्बिट 1 2 3 एंड 4, और कुछ इलेक्ट्रॉन है जो ट्रांजिट कर रहे हैं। सबसे पहला वाला इलेक्ट्रॉन भैया ट्रांजिट कर रहा है फ्रॉम N4 से लेके ये, फिर एक डायग्राम है ये, एक डायग्राम है ये, इस तरीके से हमें कितने ट्रांजिशन गिवन है। फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकेंड ट्रांजिशन, थर्ड ट्रांजिशन, फोर्थ ट्रांजिशन, फिफ्थ ट्रांजिशन एंड लास्ट सिक्स्थ ट्रांजिशन। चलो भाई लिखो क्या क्या कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट, भैया आपको कैलकुलेट करना है कि कौन सा ट्रांजिशन हमारा करस्पॉन्ड कर रहा है वेवलेंथ, कौन सा ट्रांजिशन करस्पॉन्ड कर रहा है रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 496 नैनोमीटर्स। सेकेंड पार्ट, आपको बताना है कौन सा ट्रांजिशन करस्पॉन्ड्स कर रहा है मैक्सिमम वेवलेंथ को एंड मिनिमम वेवलेंथ को। चलो फर्स्ट पार्ट बाद में कर लेना, पहले सेकंड पार्ट ट्राई कर लो, बिकॉज सेकंड पार्ट जल्दी सॉल्व हो जाए। सेकंड पार्ट दिया। सर सेकंड मैक्सिमम 4 to 3 आ रही है, मतलब जब 4 से 3 में जाएंगे। देखते हैं मिनिमम। मिनिमम 2 से जब घूमने चलो देखते हैं, अब फर्स्ट पार्ट का ट्राई कर लो, अगर सेकंड पार्ट हो गया है तो। चलो देखो, सिंपल क्वेश्चन क्या करना है बेसिकली, यार एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करो। सेकंड पार्ट के लिए आंसर पहले बता रहा हूँ। हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला hc/λ होता है, h न्यू। तो मुझे पता है एनर्जी और वेवलेंथ ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर मेरे को वेवलेंथ मैक्सिमम चाहिए तो जो एनर्जी का डिफरेंस आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, मिनिमम। और अगर मेरे को वेवलेंथ मिनिमम चाहिए तो जो एनर्जी का डिफरेंस आना चाहिए वो मैक्सिमम आना चाहिए। भैया आप सबसे पहले क्या करो, हर जगह यहाँ पे एनर्जीज लिख दो कितनी कितनी है। तो हमें पता है -13.6, -3.4, -1.51 एंड -0.85। तो आप मेरे को बताओ सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजिशन के लिए एनर्जी गैप कितना आ रहा है। अगर मैं फर्स्ट ट्रांजिशन के लिए देखूं, एनर्जी गैप मेरा अप्रोक्सीमेटली 0.7 के अप्रोक्स आ रहा होगा, 0.7 के अप्रोक्स। सेकेंड ट्रांजिशन के लिए अगर मैं देखूं, 0.85 और 3.4 इनके बीच का गैप देखूंगा तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 के अप्रोक्स आएगा। थर्ड ट्रांजिशन का एनर्जी गैप देखूंगा तो कितना आ रहा है, थर्ड ट्रांजिशन का एनर्जी गैप अप्रोक्सीमेटली 12.05। ठीक ठीक है, अप्रोक्सीमेटली लिखते जा रहा हूं मैं वैल्यू।
सिमिलरली फोर्थ ट्रांजिशन को आप देखोगे तो फोर्थ ट्रांजिशन की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.1 के अप्रॉक्स आएगी, 8-9 जो भी है देख लेना आप। मैं अप्रोक्सीमेट लिखते जा रहा हूँ जो मेरे को फटाफट डिवीजन सबट्रैक्शन में समझ में आ रहा है। फिफ्थ ट्रांजिशन के बीच में अगर मैं एनर्जी गैप देखूंगा तो अप्रोक्सीमेटली 11 के पॉइंट करीब आंसर आएगा। और एक मिनट रुको, हमने 12 किस में लिखा है? थर्ड ट्रांजिशन में 0.85, तो ये 12 पॉइंट कितना आ रहा है? 12.8। 12.8 कुछ आ रहा है ना ये तो। और फिफ्थ में देखो तो फिफ्थ में कितना आ रहा है? फिफ्थ में आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 12.1। यस और सर। लास्ट सिक्स्थ में तो हमें दिख रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 10 के अराउंड आएगा। तो अब मेरे को बता दो अपने आप ही, तुम्हें मिनिमम एनर्जी गैप किसमें दिख रहा है? भाई मिनिमम एनर्जी सबसे कम किसमें फर्स्ट मिल वाले रही है में। आपको? फर्स्ट वाले में। तो इसका आंसर है फर्स्ट ट्रांजिशन। फिर आपको चाहिए था मिनिमम वेवलेंथ, मतलब मैक्सिमम एनर्जी गैप। मैक्सिमम एनर्जी गैप आपको किसमें मिल रहा है? थर्ड थर्ड। वाले में। तो इसका आंसर थर्ड होगा। चेक कर लो, सबको क्लियर हो गया सेकेंड यस सर। पार्ट? डन। अब फर्स्ट पार्ट के लिए आपको यही करना है कि आप एनर्जी निकाल लो एच सी बाय लैम्डा करके, और फिर वो चेक करो कि वो किस गैप से मैच कर रही है। भाई फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर अब निकल जाएगा बड़े आसानी से। एनर्जी का फॉर्मूला एच सी बाय लैम्डा, तो 1240 डिवाइडेड बाय 496। जरा चेक करो डिवाइड करने पे ये वैल्यू कितनी आती है? सर 2.5 कुछ उतनी आ रही अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू 2.5 आ रही है जैसा आप कह रहे हो। तो चेक करो कौन से ट्रांजिशन में एनर्जी आपको 2.5 के बराबर मिल रही है? है। सेकंड। सेकंड वाले में। तो मतलब इसका आंसर हमें पता चल गया कि सेकंड वाला ट्रांजिशन हमारा करस्पॉन्ड करेगा टू वेवलेंथ 496 नैनोमीटर। 4 to 2 मतलब सर मतलब प्रीवियस स्लाइड दे रहा है। हाँ ये लो, मतलब फ्रॉम 4 to 2। हाँ डन। बढ़िया भाई। आओ फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट कर लो इसे। डन सर। चलो। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास बेलमर सीरीज की फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ हमें गिवन है। फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बेलमर सीरीज, हमें इसकी वेवलेंथ गिवन है। इसकी वेवलेंथ कितनी है? दैट इज 6561 आर्मस्ट्रॉन्ग। हमें किसकी फाइंड करनी है? हमें सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बेलमर सीरीज ही फाइंड करनी है, लैम्डा 2। किसके लिए? लेकिन एक चीज का डिफरेंस है, ये हमें गिवन है हाइड्रोजन एटम के लिए, और ये हम फाइंड करना चाह रहे हैं फॉर सिंगल आयनाइज्ड हीलियम एटम के लिए। सर आर को ऐसे रहने देना फॉर्मूले में। हाँ आर को ऐसे ही रहने देना है क्योंकि लास्ट में वो कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ। ऑप्शंस है 1215 आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी 1640 आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी 2430 आर्मस्ट्रॉन्ग, एंड ऑप्शन डी 4687 आर्मस्ट्रॉन्ग। चलो भैया चेक कर लिया। भी अच्छे से चेक कर लेना मैंने क्या बोला है। फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बेलमर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो गिवन है हमें 6561। और पूछ हम किसके ले रहे हैं? सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बेलमर सीरीज फॉर सिंगल आयनाइज्ड हीलियम एटम।
सर सेकंड केस में 4/3r लैम्डा। ठीक है, आप सॉल्व करो, फाइनल ऑप्शन से मैच करके बताओ ना, मेरे को बस फाइनल आंसर पता है। देखो सोल्यूशन बिल्कुल मेरा सिंपल। थर्ड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन आ रहा है, यस जजमेंट। देखते हैं। और किसी का कुछ और आंसर? साहित्य फिर से कैलकुलेट करो, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। चलो भाई आओ स्टेप्स देखो। सबसे पहले हमें लिखना है एंगुलर वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1/λ1। हमें λ1 की वैल्यू गिवन है, लेकिन लास्ट में सब्स्टिट्यूट करूंगा। क्या फॉर्मूला है इसका? आर जेड स्क्वेयर। तो मेरे को बताओ जेड की वैल्यू कितनी लिखूं मैं यहाँ पे? हाइड्रोजन के लिए बोला हुआ है तो 1 डिवाइडेड बाय N1। डाल्मर सीरीज की बात करी है, डाल्मर सीरीज के लिए N1 की वैल्यू कितनी? 2। बिल्कुल सही, तो 2 का स्क्वायर माइनस उसने बोला है फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन। फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन मतलब N2 की वैल्यू कितनी लूं? 3। बिल्कुल सही। तो जरा इसको सॉल्व करो और मेरे को बताओ ये कितना आ रहा है आंसर। तो 1/4 माइनस 1/9, एलसीएम आ गया हमारे पास 36। हाँ चेक करके बताओ कितना आ रहा है ये। सर 36/5r। तो वेरी गुड। तो अगर आप जो कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा λ1 इज इक्वल्स टू 36/5 या 5/36। 36/5 ठीक है, 36/5 है। नीचे आ रहा है आर। चेक करो इसमें कोई दिक्कत? नो सर। तो ऐसे λ2 के लिए लिखो। तो λ2 के लिए जब हम लिखेंगे तो भैया 1/λ2 इज इक्वल्स टू 1/λ2 इज इक्वल्स टू आर। अब की बार z की वैल्यू होगी 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा इधर, इनटू डाल्मर सीरीज की फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन मतलब n, इसकी वैल्यू तो 2 ही रहेगी, माइनस अब मेरे को बताओ N2 की वैल्यू कितनी लो इस केस में? सर 4। 4, क्योंकि उसने सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन बोला है। तो इसको भी सॉल्व करो और दोनों का रेशियो ले लो यार, आंसर आ जाएगा आपके पास। मेरे को बताओ इस केस में λ2 कितना आ रहा है? सर 4/3r। 4/3 मैं आपके हिसाब से चल रहा हूँ, बाकी एक बार चेक करने दो। चलो ठीक है देखते हैं। तो λ1 कर दो, λ1/λ2 हो गया हमारे पास। λ1 की वैल्यू आई थी 36/5r। सर 27/5 आया अगर तो ये हो ऐसा जाएगा 3/4r। 3/4r, r से r कटा, ये 9 हो गया, तो आपके पास आ रहा है 27/5। 5। तो हमें λ2 निकालना है, तो λ2 की वैल्यू हो जाएगी 5/27 इंटू λ1 की वैल्यू कितनी गिवन थी? 6561। चेक करो जरा एक बार कैलकुलेटर से या कैसे भी, या राउंड ऑफ करके जैसे आपसे कैलकुलेट हो जाए। 1216। बिल्कुल, तो कितना आएगा इससे आंसर? अप्रोक्सीमेटली 1216 आर्मस्ट्रॉन्ग आ रहा है। तो अगर ऑप्शंस मैच करो तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। साहित्य गलती कर पता चल गई, कहाँ कर रहा था? यस सर। चलो बाय। डन सर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो सर प्रीवियस लाइक सो बना हाँ प्रीवियस ये हाँ ठीक है, इससे वाली भी पहले। ठीक है डन सर। चलो बढ़िया। बस एक तरीके से लास्ट क्वेश्चन ही मानो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने एक अल्फा पार्टिकल को फायर किया है, काइनेटिक एनर्जी हमने दी 5 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी फायर किया है टुवर्ड्स अ गोल्ड न्यूक्लियस। गोल्ड न्यूक्लियस मतलब एटॉमिक नंबर की वैल्यू कितनी? हीलियम 79। 79। याद रखना भैया, गोल्ड न्यूक्लियस के लिए याद रखना, क्वेश्चन में ज्यादातर गोल्ड न्यूक्लियस ही आता है क्योंकि रदरफोर्ड ने गोल्ड के साथ ही परफॉर्म किया था, तो इसलिए याद रख लेना। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। चलो ट्राई टू सॉल्व। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैलकुलेट करना, बस ये लास्ट क्वेश्चन।
भाई स्टेप्स देखने हैं बस, बाकी तो आपको आता ही है कैलकुलेट करना। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट कर अप्रोच दिया लेकिन पूछा, कैलकुलेशन। बिल्कुल। देखो मैंने स्टेप्स ऑलरेडी लिख दिए हैं। 5 मेगा मतलब 10⁶। एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कट गया। के की वैल्यू आपको पता ही है, 9 इंटू 10⁹ गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79। बचा एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय आर नॉट। इसको सॉल्व करो और आर नॉट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली बता दो एंड ट्राई टू कैलकुलेट इन फेम्टोमीटर्स। बाकी फेम्टोमीटर्स में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, बाकी कोशिश करना फेम्टोमीटर्स में बता सको। भाई हो गया सबका कंप्लीट, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। यस सर। यस सर। चलो डन। तो बस भाई आज के लिए इतना ही। अब फटाफट बता दो नेक्स्ट क्लास का क्या करना है।